शुरू है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज ईवीएस की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं वो है आपका डिजीज यानी कि रोग। आज हम रोग अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक्स वगैरह के अंदर भी तमाम तरह के डिजीज वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मलेरिया भी दिया है, एनीमिया भी दिया है, ठीक है। कुछ जेनेटिक डिजीज वगैरह भी पढ़ने होते हैं आप लोगों ने ईवीएस में। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि डिजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिजीज का मतलब सिंपली डिस प्लस ईज। अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हैं तो डिस प्लस ईज हो जाएगा ये, ठीक है। डिस प्लस ईज, ईज मतलब क्या होता है? आराम। सिंपली कि ईज मतलब आराम होता है, और डिस लग जाए तो वो अपोजिट हो जाता है। यानी कि हमारा जो आराम है ना, वो खत्म हो जाना, इस चीज को हम डिजीज कहते हैं। तो किसी भी रूप में अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, एक कुछ डिजीज मेंटल में भी आ सकते हैं, है ना। तो आप उसको डिजीज की कैटेगरी में रखते हो। तो हम यहाँ पे मेनली डिजीज को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हम रोगों को दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से ये दो ग्रुप हो जाते हैं? एक होता है आपका कम्युनिकेबल संक्रामित, कम्युनिकेबल संक्रामित, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जिसे हम असंक्रामित कहते हैं, जिसे हम असंक्रामित कहते हैं। तो कम्युनिकेबल वो होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है। ये एक से दूसरे में फैलते हैं, इसलिए इनको कम्युनिकेबल कहा गया है। तो कम्युनिकेबल में सिंपली हो जाएगा स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये एक से दूसरे में फैलते हैं। वहीं अगर हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो ये रोग नहीं फैलते। इसमें सिंपली आपका हो जाएगा डू नॉट स्प्रेड, ये डिजीज नहीं फैलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर हम लोग एक तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। दूसरा हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती है। तीसरा हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये तीन मेन कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज में इन तीन को हम मेनली रखते हैं। और वहीं अगर बात की जाए नॉन कम्युनिकेबल की, ठीक है ना, असंक्रामित, तो नॉन कम्युनिकेबल में आप क्या क्या कैटेगराइज कर सकते हो? जैसे इसमें आपका जेनेटिक डिजीज आ सकता है, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम अनुवांशिक रोग की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे आपका डेफिशिएंसी डिजीज भी आ जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं? जो किसी चीज की कमी से होने वाले रोग होते हैं। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, जब मैंने आपको फूड चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, मिनरल की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो वो सारी चीजें आपने वहां पे कवर की थी। तो ये जो तमाम तरह के डिजीज है ये आपके डेफिशिएंसी डिजीज की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और इसका कैटेगरी आता है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली रोग। तो लाइफस्टाइल डिजीज या जीवन शैली रोग क्या होता है कि हम प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज वगैरह ना करें, प्रॉपर डाइट का ध्यान ना रखें, तो तो इन सब की वजह से हमें ये डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं नॉन कम्युनिकेबल डिस्कस करूंगा, और नॉन कम्युनिकेबल में ओनली जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल डिजीज करूंगा। अगर आपको डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ना हो तो आप दोबारा बैक में जाके फूड जो मैंने क्लास लिया था फूड, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। इसे मैंने बताया था कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और मिनरल की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आप ये वहां पे जाके देख लेंगे, सेम वही कैटेगरी आ जाएगा यहाँ पे। जेनेटिक डिजीज के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं जेनेटिक डिजीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज आते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैलता है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन फैलता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, जेनेटिक्स की जहां तक बात की जाए तो ये आपको ये भी जानना है, इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एक मेंडल मेंडल नाम के एक व्यक्ति थे। मेंडल नाम के एक व्यक्ति थे। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था,
और ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड था, है ना, अनुवांशिकी से रिलेटेड था। इनका ये एक्सपेरिमेंट अनुवांशिकी कह लो या फिर जेनेटिक्स कह लो, इसी चीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो इन्हीं को, मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया जाता है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं इनको। तो मेंडल ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे, यहीं इनका जन्म हुआ था। ये एक चर्च के अंदर पादरी थे, प्रिस्ट थे, और अपने चर्च के ही ग्राउंड पर इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट टोटल 28,000 पौधों के ऊपर था। टोटल 28,000 पौधों पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और टोटल 7 जनरेशन तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जेनेटिक डिजीज की बात की जाए तो जेनेटिक डिजीज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है, अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसलिए इसको जेनेटिक डिजीज में कैटेगरी में रखा गया है। तो कौन कौन से डिजीज में आ जाएंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांध के नाम से भी जानते हैं, हम हिंदी में इसे वर्णांध कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है, वर्णांध किससे होता है? ये एक्चुअली हमारे कोन सेल के डिफेक्ट से होता है। कोन सेल, शंकु कोशिका, हमारे शंकु कोशिका में डिफेक्ट के कारण होता है। देखो बच्चों, हमारी आंखों में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ह्यूमन आई। कौन कौन से ये दो तरह के सेल हैं? एक तो आपका होता है कॉन सेल और दूसरा होता है रॉड सेल। कॉन सेल एंड रॉड सेल। रॉड सेल को हम बेलन कोशिका भी कहते हैं। ये जो कॉन सेल है ये हमें लाइट और कलर में देखने में हेल्प करता है, लाइट और कलर के लिए, जबकि रॉड सेल जो होते हैं डार्क में देखने में हेल्प करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस कौन सेल से एसोसिएटेड होता है? क्योंकि लाइट और कलर के लिए हमारे आंखों के अंदर यही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में मेनली रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। जो इसका पेशेंट होता है वो रेड और ग्रीन कलर में अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो इस डिजीज का पता लगाने के लिए एक चार्ट का उपयोग किया जाता है जिसको इशिहारास चार्ट के नाम से जाना जाता है। इशिहारा चार्ट वो चार्ट है जिससे इस रोग का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, इसमें डॉट डॉट करके कुछ अक्षर लिखे होते हैं, तो जिसे भी ये डिजीज होता है वो उन अक्षरों को गलत पढ़ता है, सही नहीं पढ़ पाता। तो इशिहारा चार्ट से इसका पता लगाया जाता है। अगले डिजीज पे आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बाद सेकेंड डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया कौन सा डिजीज होता है? हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का ना बनना, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का ना बनना। अगर हीमोफीलिया हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को चोट लगती है तो खून अधिक बह जाता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, खून बहुत अधिक बह जाता है, तो ये एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होता है हीमोफीलिया। इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, तो वो इस रोग की वाहक थी, कैरियर थी। तो एक रॉयल फैमिली में ये डिजीज होने की वजह से हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। इस रोग को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे कि इसे शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। हीमोफीलिया के बाद अगला देखते हैं, अगले डिजीज पे आते हैं। अगला डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसको हिंदी में हसिया कोशिका अरक्तता कहते हैं। हशिया कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि वैसे जो हमारे आरबीसी का शेप होता है, अगर हम अपने आरबीसी की बात करें तो हमारे आरबीसी का शेप ओवल होता है।
ओवल गोल होता है आरबीसी, ठीक है। लेकिन जिनको ये बीमारी होती है ना, उनका आरबीसी का शेप ऐसा होता है, इस तरह से, ये सिक्कल की तरह, सिक्कल शेप का हो जाता है, ठीक है ना, हसिया दराती जैसा शेप हो जाता है। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब आरबीसी का शेप ऐसा ना होके ऐसा होता है, नॉर्मल ये होता है, ये आरबीसी का नॉर्मल शेप है, और इस डिजीज में ऐसा हो जाता है। तो इससे इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है, वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। ऑक्सीजन इसका ये आरबीसी इतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता जितना एक नॉर्मल आरबीसी कर सकता है, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया हो गया। अगला डिजीज देखते हैं, नेक्स्ट डिजीज है मिथैमोग्लोबिन। मिथैमोग्लोबिन मिथैमोग्लोबिन को हम हिंदी में मतलब हिंदी तो यही होती है इसकी, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। मिथैमोग्लोबिन कैसे होता है, आप सभी जानते होंगे कि हमारे ब्लड में एक प्रमुख घटक है आयरन, हमारे ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है। तो ये जो आयरन है हमारे ब्लड के अंदर, ये Fe2 के रूप में पाया जाता है। हमारे ब्लड में जो आयरन होता है वो Fe2+ के रूप में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाना चाहिए। लेकिन लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी होती है, उनमें जो आयरन है वो Fe3+ के रूप में बनता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि Fe2+ आयन होना चाहिए, लेकिन अगर ये रोग हो जाए तो आयरन Fe3+ के रूप में बनता है। तो अगेन प्रॉब्लम वही आती है सेम जो सिकल सेल एनीमिया में है, कि फिर से जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। ये इनका आरबीसी फिर अगेन इतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की ही जो है सो कमी आ जाती है। चलिए अगला डिजीज देखते हैं अब मिथैमोग्लोबिन के बाद। आप सभी लोगों को मेरा वॉइस वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? मिथैमोग्लोबिन के बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला डिजीज, यह है आपका डिजीज का 5वां डिजीज है ये। अब हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हिंदी, इन सब की हिंदी सेम होती है, हिंदी जो है इन सबका सेम होगा, आप ध्यान रखेंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होता है कि इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। देखो नॉर्मल अगर हम बात करें कि नॉर्मली हमारे शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 कह लो या फिर 23 पेयर्स कह लो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। 46 या 23 पेयर्स, सामान्य अवस्था में इतने क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या अधिक होती है। इन रोगियों में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इन रोगियों में 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो मतलब कि कंडीशंस कैसे क्रिएट होता है, 44 प्लस XXY, ये 47 हो गए पूरे, है ना। देखो इधर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में मैन के अंदर क्या होता है 44 प्लस XY, और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर 44 प्लस XX, ये होता है। तो ना ये जो आउटर क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो, ये वाले, इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि लिंग के निर्धारण में इन्हीं क्रोमोसोम का काम होता है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे। और ये जो अंदर वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, पॉइंट 3 दोबारा एक्सप्लेन कर दूं जेनेटिक डिजीज का, ओके। पॉइंट 3 ये रहा, देखो पॉइंट 3 क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, हसिया कोशिका अरक्तता। हमारा जो आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है वो ऐसा होता है, ओवल गोल होता है, नॉर्मल शेप, ठीक है। लेकिन जिनको ये बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, उनके आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है, चांद की तरह, आपने दराती देखा होगा, हसिया, उसके शेप का हो जाता है। तो इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया नाम दिया गया है। तो अब इस रोग में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे ब्लड के ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो
कम हो जाती है। फिर हमारा ब्लड इतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता जितना एक नॉर्मल आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मैं अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। हाँ जी, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं बाहर वालों को, और अंदर वालों को ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में यही होता है कि जो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुण एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है ना, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, यही क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। अब हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब देखेंगे हम अगला डिजीज डाउन सिंड्रोम। नाउ वी विल टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें भी आपके 47 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। 47 क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहां भी 47 क्रोमोसोम है, पिछले वाले में भी 47 क्रोमोसोम ही थे क्लाइन फिल्टर में, तो फिर अब इन दोनों डिजीज में डिफरेंस क्या है, इन दोनों डिजीज में अंतर क्या है? देखो, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि मैन में ये क्रिएट होता है 45 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल में क्या क्रिएट होता है 45 प्लस एक्स एक्स। तो आप देखो कि ना, इस रोग में यहां वाले क्रोमोसोम से एक एक्स्ट्रा होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं एक्स्ट्रा होता, इधर वाला अंदर वाला ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। और यहां पे आपने पीछे क्या देखा था कि यहां पे सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो यही अंतर है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में। तो 47 क्रोमोसोम्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं। अगले डिजीज की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट डिजीज है सातवां डाउन सिंड्रोम के बाद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम की बात करते हैं। देखो, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है। इसमें जो गुणसूत्र की, इस रोग में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो 46 ना होकर 45 होती है। 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कंडीशन क्या होता है, 44 अंदर वाले पूरे होते हैं और एक गायब होता है सेक्स क्रोमोसोम से। जहां पे मैंने जीरो लिखा है उसका मतलब है कि वो एब्सेंट है। ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं है जहां पे जीरो लिखा गया है। तो इस तरह से इनमें 45 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ये सारा अपना जेनेटिक डिजीज का पूरा था। ठीक है ना। अब हम जेनेटिक डिजीज के बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीज। जेनेटिक डिजीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब मैं जेनेटिक डिजीज के बाद अगले डिजीज की तरफ बढ़ रहा हूं, दैट इज लाइफस्टाइल डिजीज, जिनको हम हिंदी में जीवन शैली रोग कहते हैं। हाँ जी, लाइफस्टाइल डिजीज पे आते हैं, जीवन शैली रोग पे। तो लाइफस्टाइल डिजीज कौन सा डिजीज होता है कि जब हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं कर, मतलब काटते, जैसे कि प्रॉपर डाइट है ना, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब अच्छे तरीके से ना रखने से ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो इस डिजीज की कैटेगरी में क्या क्या आ जाते हैं? एक तो डायबिटीज हम पढ़ेंगे, मधुमेह। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा, मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये पढ़ाने का होता नहीं, ये आपको पता ही है, ओबेसिटी, मोटापा। आई मीन ये इसी कैटेगरी में जाएगा। इसमें यही है कि बस ये फैट से होता है, वसा। अगर ज्यादा फैट हो, ज्यादा वसा हो तो ओबेसिटी होता है। हम मेनली डिस्कस करेंगे डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को समझेंगे। तो पहले समझते हैं डायबिटीज को। पहले डायबिटीज जानते हैं, मधुमेह। डायबिटीज, मधुमेह। चलिए जी,
देखो हमारे जो ब्लड में जो नॉर्मल लेवल होता है ग्लूकोज का, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का सामान्य स्तर जो होता है, सामान्य स्तर की बात कर रहे हैं, ये कितना होता है आपका? ये होता है 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में, रक्त में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। और जब मात्रा इससे ज्यादा हो जाए, जब इसकी मात्रा इससे ज्यादा हो जाए, तो इसी को आप डायबिटीज कहते हो, ठीक है। इसी रोग को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज की वजह क्या है, ठीक है, कॉजेस, कारण क्या है डायबिटीज के? देखो, हमारे बॉडी में दो हार्मोन पाए जाते हैं जो इस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से ये दो हार्मोन हैं? एक होता है इंसुलिन, हिंदी नाम सेम होता है इंसुलिन, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। अगेन बता दूं कि हिंदी नाम सेम ही होता है, हार्मोन के नाम है ये। तो ये दो हार्मोन जब डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, तब डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर अगर ये लैक कर जाए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो डायबिटीज हो सकता है। और अगर ग्लूकागॉन बढ़ जाए, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, अगर ये ग्लूकागॉन इंक्रीज हो जाए, तो डायबिटीज हो सकता है। तो ये दो वजह होते हैं आपके डायबिटीज होने के, या तो ग्लूकागॉन का बढ़ जाना, और या फिर इंसुलिन का कम हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। अब डायबिटीज के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, रक्तचाप पढ़ेंगे। देखो, हमारे जो बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 टू 80 mm ऑफ Hg, 120 टू 80 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगर ये 120 से ऊपर जाए तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो जाए तो 80 से कम। यहाँ पे देखो Hg का मतलब पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Hg। यहाँ पे Hg का अर्थ क्या है? पारा, ठीक है। Hg यहाँ पे मरकरी है, Hg का मतलब यहाँ पे पारा है, मरकरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको मेजर किससे किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने की बात की जाए कि मापने का यंत्र कौन सा होता है, इसको मेजर किससे किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। इसे स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, ये यंत्र होता है इसे मापने का, ठीक है। और वही है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और वही जब लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर, तो इसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये नाम भी इनको दिया जाता है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो ये हम लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस किया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि फूड वाले में जाके डेफिशिएंसी डिजीज देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल डिजीज पढ़ाया। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम संक्रामित रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये एक से दूसरे में स्प्रेड होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं, इसलिए इसका नाम कम्युनिकेबल डिजीज पड़ा हुआ है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोअल डिजीज जो है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोअल डिजीज। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, कई बार ये पूछ दिया जाता है। तो ये ल्यू वैन हॉक,
ल्यू वैन हॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था और माइक्रोस्कोप को के कारण प्रोटोजोआ को देख पाने में ये कामयाब रहे थे, क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं, आप इनको इस तरह से नहीं देख सकते नग्न आंखों से, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं ये। तो ल्यू वैन हॉक इसी ने प्रोटोजोआ की खोज की थी। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है ना। जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा डेट इज मलेरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मलेरिया दिया भी हुआ है आपके ईवीएस में भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। देखो, मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का नाम है, इसकी हिंदी भी सेम ही होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया जो है एक टेलीग्राम पे, अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे एक ईवीएस का ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पूरा कंटेंट भेजा हुआ है और मैं ही भेजता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप का नाम है ईवीएस केवीएस, केवीएस ब्रैकेट में डाल देना, ईवीएस केवीएस, ठीक है। इस ग्रुप में ईवीएस का कंटेंट मैं डालता हूँ जो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ का होता है, तो इसीलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप। ये सर्च कर लेंगे, चैनल है टेलीग्राम पे, और उसमें जो कुछ भी कंटेंट डलता है वो सारे कंटेंट आप पढ़ें, ठीक है। आपको काफी फायदा मिलेगा उससे। मैं उसमें जो कुछ भी कंटेंट डालूंगा आपके एग्जाम तक, कम से कम आपके 10 से 11 क्वेश्चन उन्हीं कंटेंट से आने हैं। 10 to 11 क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं कंटेंट से आने हैं। इस ग्रुप को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं मलेरिया डिजीज, मलेरिया के बारे में जानते हैं। तो प्लाज्मोडियम से फैलता है। वहीं अगर हम मलेरिया के वेक्टर की बात करें, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम करता है, जो प्लाज्मोडियम को इधर से उधर फैलाता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो मलेरिया का जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये मलेरिया का वेक्टर होता है, वाहक होता है, इसी के द्वारा फैलता है मलेरिया, एनाफिलीज के काटने से। तो याद रखेंगे कि ओनली मादा मच्छर ही काटते हैं, ठीक है, सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं। मच्छर हमसे कैसे अट्रैक्ट होते हैं? देखो, मच्छर हमारे दो चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। एक तो स्मेल ऑफ फीट, पैर का गंध। एक तो जो हमारे पैर का गंध होता है, ये इससे मच्छर आकर्षित होते हैं। और दूसरा हमारी बॉडी से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर से हीट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे भी मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये दो चीजें मच्छरों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो मलेरिया का जो वेक्टर है, वाहक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। इसकी खोज किसने की थी, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा ढूंढा गया था। सर रोनाल्ड रॉस, ये जो रोनाल्ड रॉस है ये ब्रिटिश थे, लेकिन इंडियन आर्मी में डॉक्टर होते थे, है ना। तो इन्होंने ही इस चीज की खोज की थी, इन्हीं के द्वारा ये ढूंढा गया था, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। 20 अगस्त को मॉस्किटो डे मनाया जाता है, जिस दिन इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, मॉस्किटो डे मनाया जाता है। चलो, अब हम मलेरिया के मेडिसिन को देखते हैं। मलेरिया में यूज होने वाले मेडिसिन को क्विनॉन कहा जाता है। क्विनॉन, ये मलेरिया में उपयोग होने वाला मेडिसिन होता है, दवाई होती है क्विनॉन। और ये क्विनॉन एक सिनकोना नाम का वृक्ष होता है, सिनकोना नाम का पेड़ होता है, उसी के छाल से बनता है, उसी के बार्क से यह दवाई बनाई जाती है। हमारे देश में अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो आई मीन इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये सिनकोना वाला भी याद रखना है आपने, बेहद जरूरी है, बुक के अंदर दिया हुआ है पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब अगले डिजीज पे आते हैं। अच्छा, मलेरिया में वैसे लक्षण क्या होता है? मलेरिया में लक्षण ये है कि तेज बुखार आना, ठीक है ना, ठंड लगना, ठीक है ना, ये सारे लक्षण जो छोटे मोटे हैं वो दिए हुए हैं बुक के अंदर, तो इसीलिए आपके लिए याद करना भी बेहद जरूरी है।
चलिए आगे देखते हैं अब। मलेरिया के बाद अगले डिजीज पे आते हैं। अगला डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। देखो स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी में क्या होता है कि तेज बुखार के साथ खूब नींद आना। ठीक है, तेज बुखार और नींद आना ये दोनों ही इसमें पाया जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जिस प्रोटोजोआ से होता है, जिस प्रोटोजोआ से होता है उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपैनोसोमा। ये ट्राइपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ का नाम है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। और बात करें कि किसके काटने से होता है, तो एक सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई, जिसको हम सीसी मक्खी भी कहते हैं। तो ये रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। ट्राइपैनोसोमा तो प्रोटोजोआ का नाम है, इसका वेक्टर हो जाता है ये सीसी फ्लाई, वाहक हो जाता है इसका, जो इसको फैलाने का काम करता है। स्लीपिंग सिकनेस के बाद, ये आपका दूसरा था प्रोटोजोआ की कैटेगरी में, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस के बाद थर्ड डिजीज पे आते हैं। तीसरा है काला अजर। काला अजर, ब्लैक फीवर भी कहा जाता है इसको। तो इसमें बुखार आता है काफी तेज, और काला अजर जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है लिशमैनिया। लिशमैनिया प्रोटोजोआ का नाम है, लिशमैनिया नाम के प्रोटोजोआ से ये होता है, ठीक है, काला अजर। और इसको फैलाने वाला कौन होता है, इसका वेक्टर कौन होता है लिशमैनिया का, जिसको फैलाने का काम करता है, तो वो है आपका सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के काटने से, रेत की मक्खी कहते हैं हिंदी में, रेत की मक्खी। तो सैंड फ्लाई के काटने से काला अजर फैलता है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोटोजोई कैटेगरी में आपको 3 डिजीज ध्यान रखने हैं, यही वो 3 डिजीज आपको प्रोटोजोई कैटेगरी में ध्यान रखने हैं। अब प्रोटोजोआ के बाद, प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बैक्टीरियल डिजीज। अब जीवाणुओं से होने वाले रोग पढ़ेंगे। देखो जीवाणु की भी खोज ल्यू वैन हॉक ने ही की थी। जीवाणु की खोज भी ल्यू वैन हॉक ने की थी। दोनों, बैक्टीरिया भी और प्रोटोजोआ भी, दोनों ल्यू वैन हॉक ने ही ढूंढा था, क्योंकि इन दोनों को बिना माइक्रोस्कोप के ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था, और माइक्रोस्कोप की खोज इन्होंने ही की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। बैक्टीरियल डिजीज में हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। जब भी बैक्टीरियल डिजीज होता है तो इसमें एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक की जो खोज है, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ही एंटीबायोटिक की खोज की थी। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन, एक्चुअली देखो क्या है कि पेनिसिलिन एक फंगस का नाम होता है और इसी फंगस से ये बना था, ठीक है। तो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो सबसे पहले ढूंढा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए तो फिर बैक्टीरियल डिजीज का लिस्ट बनाते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको आप शॉर्ट में टीबी कहते हैं। देखो इस जो भी बीमारी हम लिख रहे हैं तो इसमें बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है उसका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बाद अगला डिजीज है आपका टाइफाइड। टाइफाइड होता है सोल्मोनेला टाइफी। सोल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड की वजह है।
टाइफाइड कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैल सकता है, ठीक है, जिसमें भी बैक्टीरिया हो, फूड एंड वाटर के थ्रू। अगला है कॉलेरा। कॉलेरा को हिंदी में हैजा कहते हैं। टाइफाइड तो टाइफाइड ही कहलाता है हिंदी में, कॉलेरा को हैजा कहते हैं। तो हैजा किससे होता है? हैजा वाइब्रियो वाइब्रियो कॉलेराई नाम के बैक्टीरिया से होता है। वाइब्रियो कॉलेराई बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद कॉलेरा के बाद अगला है टिटनस। टिटनस टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नाम का बैक्टीरिया होता है, इससे टिटनस होता है। और टिटनस के बाद नेक्स्ट है निमोनिया। न्यूमोनिया, तो निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए, ये बैक्टीरिया का नाम हो जाता है। तो बैक्टीरियल डिजीज में ये 5 ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। जीवाणुओं से होने वाले रोग में ये 5 रोग याद रखेंगे, बैक्टीरिया के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आते हैं लास्ट जो बच गया हमारा वायरल डिजीज पे। अब हम वायरल डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वायरस, देखो वायरस की खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था आइवेनॉस्की। वायरस की, विषाणु की जो खोज है वो आइवेनॉस्की के द्वारा की गई थी। तो वायरस डिजीज में सबसे पहला जो डिजीज है, हम डेंगू की बात करेंगे। डेंगू किससे होता है? ये अरबो नाम के वायरस से होता है। ये वायरस का नाम है अरबो। और इसके वेक्टर की बात करें, वाहक, कि इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है, तो ये रोग फीमेल एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू के बाद अगले डिजीज पे आते हैं, हेपेटाइटिस। देखो हेपेटाइटिस ए टू ई 5 तरह के होते हैं। ए टू ई 5 तरह के होते हैं ये, ठीक है। हेपेटाइटिस में लिवर अफेक्ट होता है, यकृत। ये रोग हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, हमारे यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअल डिजीज होता है, लैंगिक रोग। सेक्सुअल डिजीज होता है, लैंगिक रोग। इसी कैटेगरी में आपका एचआईवी भी आ जाता है, सेक्सुअल डिजीज में ही एचआईवी एड्स भी आ जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। हेपेटाइटिस के बाद अगले डिजीज पे आते हैं। तीसरा जो डिजीज है नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो वायरस ही है, और ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। अब ये भारत में नहीं पाया जाता। अगर डब्ल्यूएचओ को की माने, मतलब डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर कर चुका है इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री के रूप में। डब्ल्यूएचओ भारत को पोलियो फ्री कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर चुका है। पोलियो के बाद अगला डिजीज है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स वेरियोला नाम के वायरस से होता है। वेरियोला, ये वायरस का नाम है वेरियोला। तो इसी वायरस से ये रोग होता है, इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। और डब्ल्यूएचओ की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्मॉल पॉक्स 1980 में खत्म हो चुका है। ये पूरी दुनिया में ही नहीं पाया जाता अब, ठीक है। 1980 में ही ये खत्म हो चुका है। ये डब्ल्यूएचओ का डिक्लेरेशन है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट डिजीज है चिकन पॉक्स, जिसको हम चेचक के नाम से भी जानते हैं, चेचक। तो चिकन पॉक्स जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला नाम के विषाणु से चिकन पॉक्स होता है, चेचक, ठीक है। चिकन पॉक्स के बाद अगला है स्वाइन फ्लू।
स्वाइन फ्लू जो कि H1N1 वायरस से होता है। इसके बाद है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H7N9 वायरस से होता है। ये जो आप डिजीज देख रहे हैं, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, ये सारे एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा होते हैं, ठीक है ना, जिनमें सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली में जो कोविड देखा, तो वो भी वायरल है। कोविड 19 जो है आरएनए वायरस होता है। ये आपका आरएनए वायरस की कैटेगरी में आता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि वायरस में आरएनए या डीएनए में से कोई एक ही पाया जाता है, वायरस में दोनों कभी नहीं पाए जाते, ठीक है ना। वायरस की कुछ खास बातें होती हैं। क्या क्या खास बातें होती हैं? एक तो वायरस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक माना जाता है किस किस के बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि वायरस ना तो संपूर्ण रूप से जीव होता है और ना निर्जीव होता है। जब वायरस किसी के बॉडी में एंटर करता है, जब वायरस किसी के अंदर एंटर करता है, तो ही ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। अगर ये वायरस किसी के बाहर रहेगा तो फिर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। दूसरा, वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। वायरस के अंदर या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते। और हम अपनी बात करें, अगर मानव की बात करें, तो मानव में दोनों ही होते हैं, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। तो कोविड के बारे में खासकर आप ध्यान रखेंगे, कोरोना के बारे में, कि ये एक आरएनए वायरस है, रिसेंट में है इसलिए बता रहा हूं, इसमें आरएनए पाया जाता है। वैसे कोविड का मतलब क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज 2019 में महामारी के रूप में ये फैला था, ठीक है, चाइना के वुहान शहर से। तो जिस ईयर में इसके फैलने की शुरुआत हुई थी, तो वहीं से इसका नाम है 2019 का मतलब यही है। चलो वायरस के अन्य रोगों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद है जीका। जीका भी एक वायरस होता है, और जीका वायरस अगेन, जीका रोग का भी नाम है, वायरस का भी नाम है, और ये भी फीमेल एडीज मच्छर के ही काटने से फैलता है। जीका रोग भी मादा एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। जीका रोग में होता क्या है? जीका डिजीज के मतलब कि लक्षण क्या है? देखो, जीका डिजीज जो है ये गर्भवती महिलाओं पर असर करती है। जो बच्चे का मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है, ठीक है, साइज में छोटा रह जाता है। अभी जीका का जो पहला केस हमारे देश में मिला था, महाराष्ट्र में मिला था। जीका का पहला केस हमारे महाराष्ट्र में पाया गया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये करंट में आपका क्वेश्चन हो जाता है, करंट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5-6 मार्क्स के करंट भी आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये सारे के सारे आपके डिजीज हैं जो मैंने आपको बताया। तो डिजीज को पढ़ लेंगे गौर से, डेफिशिएंसी डिजीज जरूर पढ़ लेंगे जाके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, ये आपका डिजीज था पूरा का पूरा। अभी मैं अगली क्लास में आपको अब थोड़ा सा मैप पे डिस्कशन करूंगा, मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया अभी आगे 1-2 क्लास हम मैप पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखो सीटेट का भी अगर आप पेपर उठा के देखो तो मैप से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इंडिया के मैप से क्वेश्चन आता है, स्टेट्स वगैरह से या रिवर्स वगैरह से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैप हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, मैप को अच्छे से पढ़ेंगे, और आगे अभी आपकी जो क्लास चलेगी वो इसी से रिलेटेड चलेगी, मैप के ही बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा। आज जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इस लेक्चर को कवर करें, इसको अच्छे से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप लोग अगली क्लास में पूछ लेना, कोई डाउट वगैरह हो तो है? हाँ, और जो अगली क्लास है आप लोगों की वो हिंदी की है, जो
नेक्स्ट क्लास है हिंदी की 5 बजे से, तो तैयार रहेंगे 5 बजे से हिंदी क्लास के लिए। चलिए ये क्लास में आज ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। गुड बाय।